स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो पता चल गई है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप ये भी जान चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, हार्मोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। लेकिन अब जो इम्पल्स के बारे में हमने सुना, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इम्पल्स एक्चुअली क्या होती है, इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, और न्यूरॉन में ये जो हम कहते हैं करंट की तरह की एक चीज़ गुजरती है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है। आइए मैं आपको इस लेक्चर में ये समझाता हूँ कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, और इम्पल्स किस तरह से प्रोड्यूस होकर साइनैप्स से क्रॉस होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस का चैप्टर शुरू किया हुआ है और लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वालेकुम अस्सलाम, केमिकल सिग्नल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हमारे पास ये जो बेसिक यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी है यानी न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। हमने आपको ये बताया लास्ट क्लास में कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होती हैं। हमने आपको ये भी बताया कि टाइप्स ऑफ एक्शन क्या होते हैं। उसके बाद बेटे हमने रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस किया। हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बड़ा यूनिक और आपके लिए नया है, क्योंकि आपने इससे पहले आज तक ऐसी किसी चीज़ को शायद नहीं पढ़ा या नहीं डिस्कस किया। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्स क्रिएट होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास ये बड़ा सारा एक्सॉन है और हमारे पास ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। हम ये जानते हैं कि ये डेंड्राइट्स वो पार्ट्स हैं जहाँ से हमारा जो न्यूरॉन है वो इम्पल्स को रिसीव कर रहा होता है। जब हम ये कहते हैं कि ये एक साइड रिसीविंग एंड है और दूसरी साइड ट्रांसमिटिंग एंड है, व्हेन वी आर सेइंग कि हमारे पास ये न्यूरॉन की रिसीविंग साइड है और ये न्यूरॉन की ट्रांसमिटिंग साइड है, तो हमें ये समझना होगा कि हम किस चीज़ के रिसीव करने की बात करें और किस चीज़ के ट्रांसमिट करने की बात करें। हम आपको बेटे ऑलरेडी ये भी बता चुके हैं कि हमारे न्यूरॉन के अंदर एक करंट की तरह की चीज़ मूव करती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। इसको नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है और इसको इम्पल्स भी कहा जाता है। और इस इम्पल्स की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो यहाँ से यहाँ है। कोई भी न्यूरॉन हो, चाहे ये सेंसरी है, चाहे रिले है, चाहे मोटर न्यूरॉन है, इसकी इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी ये डेंड्राइट साइड से चलेगा और ये ट्रांसमिटिंग साइड की तरफ आएगा। अब हमें ये डिस्कस करना होगा कि ये सारा काम एक्चुअली हो किस तरह से रहा होता है, और इस बात को समझने के लिए हमें एक्शन पोटेंशियल पढ़ना होगा। बेटे, आप लोगों को ये बात शायद पता हो कि दुनिया के जो पहले सेल, अच्छा इससे पहले हम इस एक्शन पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी, और वो है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल बेटे, हमारे पास इस दुनिया में जो सबसे पहले पहले सेल्स बने थे वो सेल्स ओशंस में बने थे। कहाँ बने थे? ओशंस में। और हमारे पास जब ओशंस में ये सेल बने थे तो आप जाहिर है ये हमारे पास अगर एक यूकैरियोटिक सेल है तो इन यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस भी था। आप ये बताइए कि जो समंदर है, समंदर में किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है? समंदर के पानी में सोडियम की, यानी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो दुनिया के सारे बनने वाले सेल्स ये बात जान चुके और समझ चुके हैं कि हमेशा सेल के आसपास सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए।
लिहाजा सेल्स को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि वो हर वक्त अपने इर्द गिर्द एक हाइपरटोनिक सोडियम का पोटेंशियल बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, ये जिस रेस्टिंग पोटेंशियल की हम बात करने वाले हैं, हर एक सेल रेस्टिंग पोटेंशियल पर होता है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ न्यूरॉन ही रेस्टिंग पोटेंशियल पर हो, मगर आपके सिलेबस में चूंकि हम ये न्यूरॉन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो हम उसको रेफर करेंगे, बट अदरवाइज हर एक सेल रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। बेटे, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करने से पहले आप ये समझिए कि हमारे पास हमारे सेल्स के अंदर 2-3 तरह के चैनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन के चैनल्स की बात करने लगा हूं बच्चों। हमारे पास ओपन चैनल्स होते हैं। मैं चैनल प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं। चैनल प्रोटीन्स, हमारे पास कुछ ओपन चैनल्स होते हैं और ये ओपन चैनल्स जो हर वक्त ही ओपन रहते हैं, हम इनको बोलते हैं दे आर लीकी चैनल्स। प्रोजेक्टर सारे मूड की ऐसी की तैसी कर रहा है ये, इसके ये इसको शॉर्ट कर रहा है ये प्रोजेक्टर को। जो हर वक्त ओपन रहता है हम उसको लीकी चैनल कहते हैं बेटा। जो हर वक्त ओपन रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, लीकी चैनल। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो उस वक्त ओपन होते हैं जब इनको कोई ख़ास वोल्टेज मिलता है। जब इनको कोई ख़ास वोल्टेज मिलता है, कोई ख़ास चार्ज मिलता है, हम ऐसे चैनल्स को कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, होल्ड योर जी प्रोटीन्स। और तीसरे जो हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होती हैं, हम उनको कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। इनकी शेप कुछ ऐसी होती है, यानी इनके साथ कोई ना कोई रिसेप्टर लगा होता है कि अगर कोई ख़ास तरह का लाइगेंड आकर उनके साथ अटैच करेगा तो ये तभी ओपन होंगे, ये तभी ओपन होंगे। इनको लाइगेंड गेटेड चैनल्स बोला जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जो भी सेल बनता है वो सेल अपने आसपास समंदर का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है। सेल में आप जानते हैं कि ये सेल है, तो सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लिक मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। और आप जानते हैं कि ये जो डीएनए और आरएनए है ये क्या करता है, ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। ये ऐसी प्रोटीन्स बना बना के, ये आप जानते हैं ना कि ये चैनल प्रोटीन्स, ये सब प्रोटीन्स ही तो हैं। इन प्रोटीन्स ने भी न्यूक्लियस के अंदर ही एक्सप्रेस, न्यूक्लियस की वजह से एक्सप्रेस होना होता है ऑन द रफ यार्ड ऑफ द सेल। सो ये क्या करेगा, ये इस तरह की प्रोटीन्स को बना बना के भेजना शुरू कर देता है अपनी मेम्ब्रेन में। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोटीन विच इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। उसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। इस सोडियम पोटेशियम पंप को बेटे हम इस तरह से बनाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप एक अजीब सा काम करता है, और वो ये करता है कि जब भी ये पंप एटीपी से ऑपरेट होता है, जब भी ये पंप एटीपी से ऑपरेट होता है, ये हमेशा 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर फेंक देता है। ये हमेशा 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है। ये ऐसा क्यों करता है? बिकॉज जैसा कि भी हम पहले बात कर चुके हैं कि उसका काम ये है कि उसने बाहर, अपने से बाहर सोडियम की हाई कॉन्सेंट्रेशन बना के रखनी है। अपने से बाहर सोडियम की हाई कॉन्सेंट्रेशन बनाने के चक्कर में ये एक ग्रेडियंट डेवलप करता है।
यहाँ आपको 3 सोडियम और 2 पोटेशियम तो शायद इतने कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र ना आ रही हो, मगर सोचिए कि अगर वो अपने पूरे एक ख़ास सेट टाइम पीरियड में 3000 सोडियम अगर वो बाहर फेंक रहा है, तो इसका मतलब वो 2000 पोटेशियम अंदर फेंक रहा है। 3000 सोडियम, इसका मतलब ये कि 1000 कैटाइंस का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो, और ये छोटा डिफरेंस नहीं है। जब सेल की बहुत सारी सोडियम पोटेशियम पंप्स एटीपी को यूज़ करते हुए यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए ज़बरदस्ती से सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर फेंकने लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल क्या ज़्यादा हो जाएगा, इसका एक ग्रेडियंट बन जाएगा, इसका एक ग्रेडियंट बन जाएगा। और इनसाइड ऑफ द सेल किसका ग्रेडियंट बन जाएगा, इस पोटेशियम का ग्रेडियंट बन जाएगा। अब यहां बेटे 2 चीजें हमें समझनी है। हम बात करने वाले हैं यहां इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की। इलेक्ट्रोकेमिकल हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात करने वाले हैं। अब देखिए कि सोडियम आयंस का बाहर होना और पोटेशियम आयंस का अंदर होना इनको पुश कर रहा है कि ये डाउन द ग्रेडियंट मूव करें, यानी सोडियम हमेशा अंदर आना चाहेगा और पोटेशियम हमेशा बाहर आना चाहेगा। मगर साथ ही साथ चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन हो रही है। बात को शॉर्ट करता हूं, एक मिनट बताता हूं। होता यह है कि जब हमारे पास सोडियम बाहर आ जाते हैं और पोटेशियम हमारे पास अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तो पोटेशियम को यहाँ से बाहर निकालने के लिए ऐसा फैसिलिटेट किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, कुछ ऐसी लीकी चैनल्स मौजूद होते हैं जो चीटिंग करते हैं और अलाउ कर देते हैं पोटेशियम को कि पोटेशियम तुम आराम से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये जो मैंने यहाँ पर 3 चैनल्स बनाए हैं बेटे, ये हैं लीकी पोटेशियम चैनल्स। जिस पोटेशियम को सोडियम पोटेशियम पंप अंदर फेंक रहा है बड़ी मेहनत से, ये कह रहे हैं पोटेशियम कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जब तक मैं ना कुछ कहूँ आपने कुछ नहीं कहना, समझे? एंड पे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन सारे हम लेंगे। जो पोटेशियम अंदर आया, तो पोटेशियम को बाहर जाने का मौका मिल गया। यहां पर कुछ लीकी सोडियम चैनल्स भी मौजूद होते हैं, अगर यहाँ पोटेशियम के तरफदार हैं तो यहाँ सोडियम के भी तरफदार होते हैं, मगर सोडियम के तरफदारों की क्वांटिटी कम है और रेशो यही है 1:3। ये जो मैंने आपके सामने रेड कलर की लीकी चैनल बनाया है, ये किसको अलाउ करता है, ये सोडियम का लीकी चैनल है बच्चों। अब जरा गौर कीजिए, पहले ही सोडियम बाहर है, यानी पहले ही बाहर कौन सा चार्ज मौजूद था, पॉजिटिव चार्ज। पहले ही सोडियम बाहर इतना ज़्यादा है, पहले ही बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था। ऊपर से बच्चों पोटेशियम को भी लीकी चैनल्स धड़ाधड़ बाहर आने दे रहे हैं, लिहाजा पोटेशियम भी बाहर आ रहा है और सोडियम भी बाहर आ रहा है। इसकी वजह से बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। वेयर देयर इज़ मोर पॉजिटिव चार्ज, ऑन द अदर साइड देयर इज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेस पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव, समझते हैं ना आप? इसकी वजह से बेटे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन रहा है। बाहर ज़्यादा क्या हो गए हैं, पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस अंदर कम हैं। एक मिनट, मैं इन पे लूँगा सवाल आप सबका, हो सकता है ये बात मैंने सीक्वेंस में समझानी हो जो आप पूछ रही।
लेकिन आपने अपने सवाल याद रखने हैं। अच्छा बेटे, जब ये सोडियम को बाहर आने का चांस, अंदर जाने का चांस कम मिलता है कि तुम यहाँ से अंदर चले जाओ, और पोटेशियम को बाहर आने का चांस बहुत ज़्यादा मिलता है, तो पहली चीज़ तो आपने ये अंडरस्टैंड कर ली कि इनका एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनता हुआ आपने देख भी लिया और आपने समझ भी लिया। इसकी वजह से ओवरऑल सेल के अंदर एक पोलराइजेशन पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? पोलराइजेशन। और ये जो डिफरेंस है ये चले जाता है -60 to 70 मिली वोल्ट तक। ये डिफरेंस चला जाता है -60 to -70 मिली वोल्ट तक। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या किया कि अर्थवर्म या स्क्विड को एक प्रोब लगा कर देखा। अर्थवर्म या स्क्विड को जब वो किसी किस्म की उनको स्टिमुलेशन नहीं हो रही थी, उन्होंने उसको एक प्रोब लगा कर देखा। और आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही इन्होंने इस प्रोब को टच किया है उसके साथ, अपने जो उसका न्यूरॉन है उसको टच किया है, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये 0 से -60 के करीब चले गया हुआ है। ये माइनस में जो पोटेंशियल है बेटे, ये रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। आपके सवाल लेने से पहले हम एक बार ये देख लें। वो कहता है बिफोर टचिंग द एक्सॉन, two electrodes are at the same electrical potential, so the voltmeter shows a potential difference of 0. But when one electrode is pushed inside the axon, the voltmeter shows that there is a potential difference between the inside and outside. It is -70 millivolt inside with respect to outside. यानी अंदर -70 millivolt मौजूद है। तो यहाँ पे वो कहता है ये मेम्ब्रेन जो रिलेटिवली इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, बट देर आर टू थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस ड्यूरिंग। अच्छा, ये भी अभी हमें पढ़ना है। वो कह रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, एक स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना है मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, विच अट्रैक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब अंदर इतना नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अंदर अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है। अ डबल ग्रेडियंट लाइक दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये डबल ग्रेडियंट क्या है? ये डबल ग्रेडियंट ये है कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, वो चाहता है पॉजिटिव्स अंदर आए। वो क्या चाहता है? पॉजिटिव्स अंदर आए, सोडियम को अंदर लाना चाहता है। और बाहर सोडियम इतना ज़्यादा है कि सोडियम चाहता है कि मैं अंदर चले जाऊँ। तो सोडियम एक केमिकल है और ये केमिकल का डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना रहा है, और इनके ऊपर होने वाली चार्ज, इनके ऊपर मौजूद चार्ज और सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी चाह रहा है कि बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाए। यानी कि एक डबल फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है जो चाहती है कि जल्दी से जल्दी बाहर से पोटेशियम अंदर आए, और ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है चार्जेस का, ये बैलेंस हो जाए, और ये जो एक रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन हुआ है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल ख़त्म हो जाए। जी बेटे, अब आपके क्वेश्चंस बारी बारी लेते हैं। पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव के दरमियान। जी आमना, अभी बताता हूँ, क्योंकि जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे उसमें हम इसकी ट्रिगरिंग पढ़ेंगे। ये रूटीन में सारे के सारे न्यूरॉन्स आपके रेस्टिंग पोटेंशियल पे होते हैं। जी अबीरा, आपका भी कोई क्वेश्चन था? आगे समझ, शुक्र है। अब प्यारे बच्चों, आप कुछ बुक के इमेजेस देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं हाईलाइट करूँगा जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है उसमें। देखिए यहाँ पर वो सोडियम और पोटेशियम की प्रोटीन पंप दिखा रहा है, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, और आप इसमें सब में ATP की ज़रूरत पड़ रही है। ये आपके आंसर का पहला पॉइंट होगा। जब वो आपसे पूछेगा ना कि प्यारे बच्चों बताओ, वो तो आपको प्यारे बच्चों नहीं कहेगा, मैं ही कहता हूँ। वो आपसे कहेगा कि बताओ कि रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके लिए एक बड़ी सीनियर टीचर हैं, उन्होंने एक निमोनिक भी दिया है। निमोनिक है नोकिया। नोकिया का मतलब सोडियम आउट, पोटेशियम इन।
सोडियम आउट, पोटेशियम इन। कितने सोडियम आउट बेटे बताइए? शाबाश, 3 सोडियम आउट, पोटेशियम इन। हाँ, 1 एटीपी यूज होता है इस काम के। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में जितने भी एटीपी यूज हो रहे हैं उनका 25% सिर्फ और सिर्फ हर एक सेल के लिए रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए यूज हो रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ख़राब हो गया है, कोई मर सकता है। ड्रिप्स लगाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग ही होती है। जब आपको डिहाइड्रेशन होती है, आपका कुछ काम वाम ख़राब होता है बॉडी में, जब सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो तो आदमी एकदम से कोलैप्स क्यों करने जाता है? क्योंकि हर एक सेल की रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम इज डैम इम्पॉर्टेंट, राइट। अच्छा बेटे, तो देखिए ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैंने खुद से 3 पोटेशियम चैनल्स बना के दिखाए हुए हैं और एक सोडियम चैनल बना के दिखाया हुआ है। ये पोटेशियम चैनल्स अलाउ करते हैं कि यहाँ से पोटेशियम लीक आउट कर जाए, और सोडियम चैनल अलाउ करते हैं कि बाहर से सोडियम लीक इन कर जाए। मगर इनकी रेशो आप देख ही रहे हैं। ये सब कुछ एक्सॉन की मेम्ब्रेन में हो रहा है बेटा। कहाँ हो रहा है? एक्सॉन की मेम्ब्रेन में। और हम एक्सॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि जो बाहर का टिश्यू फ्लूइड है, इसमें बाहर की क्या चीज़ ज़्यादा हो चुकी हुई है? सोडियम। और क्या चीज़ कम हो चुकी हुई है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। और यहाँ देखिए इसकी वजह से एक पोलराइजेशन हो गई है। बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, बहुत डेस्परेट है ये अंदर जाने के लिए। और अंदर बेटे आपको कौन सा चार्ज नज़र आ रहा है? नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। जी, सोडियम अभी हमने मूव करवाया नहीं, अभी हमने सोडियम को रोका हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि सोडियम को कौन सी चीज़ें अंदर मूव करने के लिए पुश करती हैं। हाँ, उस लीकी सोडियम से थोड़े थोड़े सोडियम अंदर मूव करते रहते हैं, राइट जी। नेगेटिव चार्ज देखो, ज़्यादा पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास इस सेल के बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अगर वो ज़्यादा बार पॉजिटिव है तो अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो एज ए नेगेटिव चार्ज एक्ट करना शुरू कर देगा। जी हाँ है, मैंने इसीलिए कहा लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव है अंदर। और हमने ये भी बताया ना कि ज़्यादा जो चैनल्स हैं वो पोटेशियम को बाहर भेजने वाले हैं और कम चैनल्स जो हैं वो सोडियम को अंदर लाने वाले हैं। और वैसे भी बाहर हमने सोडियम भेजा भी ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ है। सो एक पोलराइजेशन बन जाती है, हमारे पास बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब बेटे हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की, कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। बेटे जब न्यूरॉन को किसी भी किस्म की कोई स्टिमुलेशन मिलती है, न्यूरॉन को किसी भी किस्म की कोई स्टिमुलेशन मिलती है, ये स्टिमुलेशन किस किस तरह की हो सकती है। अगर ज़ुबान के आसपास न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे हैं तो किसी भी तरह की केमिकल स्टिमुलेशन हो सकती है। अगर कान के आसपास कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ये स्टिमुलेशन किसी भी किस्म की साउंड भी हो सकती है। अगर आपके नाक के आसपास न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ये कोई केमिकल फ्यूम्स हो सकते हैं। अगेन कौन सी स्टिमुलेशन है? केमिकल स्टिमुलेशन। और अगर ये आपकी स्किन में हो रही है तो आपके पास मूवमेंट ऑफ केमिकल्स की वजह से हो सकती है। जब आप आराम से आपने अपना हाथ रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा, मगर जैसे आपके हाथ को कोई चीज़ टच करेगी एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। जब आपके हाथ पे प्रेशर आता है एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर आपके हाथ को मैं के ऊपर हाथ रखूं और उसके बाद उसको प्रेस करूं तो डेफिनेटली आपके सेल्स मूव किए, आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो मूव किए हैं।
सो फ्लूइड्स की अब्रप्ट मूवमेंट की वजह से भी, केमिकल्स की अब्रप्ट डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी स्टिमुलेशन हो जाती है। किसी भी वजह से जब न्यूरॉन में स्टिमुलेशन होती है बेटे, इस इमेज पे आते हैं, किसी भी वजह से अगर न्यूरॉन पे स्टिमुलेशन होती है तो उसके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अभी तक हमने आपको लीकी चैनल्स का बताया था, हमने आपको किसका बताया था? लीकी चैनल्स का बताया था। उसके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और बेटा सोडियम बाहर इतना डेस्परेट है, सोडियम बाहर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है कि उसको तो इशारा मिले कि जैसे ही कोई सोडियम चैनल ओपन हो, सोडियम बहुत ही तेज़ी से अंदर रश करना चाहता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा सोडियम जब तेज़ी से अंदर रश करता है तो उस वक़्त उस जगह पर एक्सॉन पे उस जगह पर उस पॉइंट के ऊपर बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया होता है। बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रश इन करता है बहुत तेजी से। बस जैसे ही सोडियम अंदर आता है, सोडियम का इन्फ्लक्स और कई सारे जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ओपन करना शुरू कर देता है। लिहाजा अब ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सिलसिला किस चीज़ का शुरू हो जाता है कि सोडियम अंदर आता जा रहा है। और जैसे ही सोडियम अंदर आता है, सोडियम का चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से ये पोटेशियम, इसके भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। वो कहता है कि इतना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, मेरा अब यहाँ रहना बनता नहीं है। सो ये पोटेशियम यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाता है। सोडियम का अंदर रश इन करना और ये चार्ज का पलट जाना, कैसे पलट जाना? कुछ ऐसे, समथिंग लाइक दिस। आप यहां पर नोट कर रहे हैं कि रूटीन में तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बट दैट एट दिस पर्टिकुलर रीजन, यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। बेटे ये वो जगह है जहां वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ है, और जैसे ये ओपन हुआ, झटक से बाहर से सोडियम अंदर आने लगे। और ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। आपके न्यूरॉन में जहाँ जहाँ नोड्स ऑफ रेनवियर मौजूद हैं, वहाँ वहाँ सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स मौजूद होते हैं। सो जैसे यहाँ से सोडियम अंदर आता है, ये अंदर ही अंदर मूव करता है, और अगला जहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर होगा, वहाँ की सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करेगा, वहाँ से भी सोडियम अंदर आएगा। फिर ये आगे जाएगा, अगली को खोलेगा, वहाँ से भी सोडियम अंदर आएगा। और जैसे ही सोडियम अंदर आता है बेटे, जैसे ही सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा होता है, फौरन ही पोटेशियम चैनल्स यहां से बाहर निकलते हैं और इस चार्ज को दोबारा बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव करते चले जाते हैं। यानी ये जो रिवर्सल ऑफ चार्ज है, ये मिली सेकेंड्स के लिए रुकता है और फिर खत्म हो जाता है। यानी सोडियम चैनल्स का ओपन होना चंद मिली सेकेंड्स के लिए होता है, और बाद में दोबारा ये उसी तरह पॉजिटिव हो जाता है और अंदर नेगेटिव जो चार्ज है वो मेंटेन रहता है। मगर ये हो कहाँ रहा होता है? अक्रॉस द एक्सॉन। जैसे ही एक तरफ से स्टिमुलेशन स्टार्ट हुई, फौरी तौर पर अगले नोड्स ऑफ रेनवियर पर ये चैनल्स खुलते चले जाते हैं और सोडियम अंदर मूव करता है। और ये जो डिसोसिएशन ऑफ चार्जेस है, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, एक चार्ज डिफरेंस मूव करता है, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। और ये जो इम्पल्स होती है, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है।
इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। हमारी ये जो इम्पल्सेस हैं, सिर्फ 1 मिनट बेटा, ये कल हमने इमेज बनाया था, ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ दिखाया हुआ है, हालांकि यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज होता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इम्पल्स शो कर रहा था यहाँ पर। हमें हमारी इम्पल्स लगता है कि ऐसे 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 मूव करती चली जा रही है, क्योंकि बाकी जगह पे तो जहाँ पर माइलिनेटेड शीथ मौजूद है, जहाँ ये श्वान सेल्स मौजूद हैं, वो जगह तो इंसुलेटेड है, वहाँ तो सोडियम की वोल्टेज गेटेड प्रोटीन्स मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ नोड्स ऑफ रेनवियर हैं वहाँ ये प्रोटीन्स मौजूद हैं। उन्हीं जगहों से सोडियम को अंदर जाने का मौका मिलता है, और सोडियम जब चार्जेस को पलट देता है तो ये इम्पल्स आगे 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 मूव करता है। ये इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक मूव करता चला जाता है। हम इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मगर इस एक्शन पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक छोटा सा ग्राफ भी समझना पड़ेगा। कहाँ है हमारा ग्राफ? रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, ज़रा इस ग्राफ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बोले सब लोग? -80। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 60 और 80 के दरमियान में क्या होगा? माशाल्लाह, यू आर जीनियस। ये -70 क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल। ये क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे रूटीन में हमारा न्यूरॉन मौजूद होता है, मगर जैसे ही इसको स्टिमुलेशन मिलती है और ये स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है। जैसे इसको क्रॉस करती है तो हमारे पास ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। जिस वक्त ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उस वक्त सोडियम अंदर आ रहे हैं, उस वक्त सोडियम सेल के अंदर आ रहे हैं। मगर उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सेल से बाहर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे भाई सोडियम अंदर आ गया, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। हाँ, सो ये रिफ्रैक्शन हो रही है। ये वाला पार्ट वो था जहां पर सेल में क्या हो रही थी? डीपोलराइजेशन। क्या हो रही थी बेटे? डीपोलराइजेशन। और ये वाला जो पार्ट है यहां पर क्या हो रही है सेल के अंदर? रीपोलराइजेशन। दोबारा से पोलराइज हो रहा है। लेकिन बात यह है कि रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद, ये रेस्टिंग पोटेंशियल हमें समझ में आ गया, ये क्या हो रहा है? ये क्या चक्कर है? ये रेस्टिंग पोटेंशियल से भी नीचे क्यों जा रहा है? इसलिए नीचे जा रहा है, हम इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर। क्यों भाई? वहाँ कोई आदमी तो नहीं बैठा ना कि जो किसी को डायरेक्ट करेगा कि इतने बाहर चला जाओ, इतने ना चला जाओ। केमिकल्स के रिस्पॉन्स में केमिकल्स एक्ट कर रहे हैं। जब ये पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं, वैसे भी पोटेशियम को सेल से बाहर भेजने का बेहतरीन निज़ाम मौजूद होता है, ठीक है। तो जब पोटेशियम बाहर जाते हैं, जितने जाने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा चले जाते हैं, जितने जाने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा चले जाते हैं बाहर। जब ये ज़्यादा चले जाते हैं तो यहाँ पर सेल हो जाता है हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइज हो गया है बेटे, हाइपर पोलराइज। अब सेल ने अपना एक्शन पोटेंशियल कर दिया। अब सेल को दोबारा किस जगह पे जाना पड़ेगा? रेस्टिंग पोटेंशियल पे। और रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। ज़रा इस डायग्राम को देखिए।
यहाँ पर ये सोडियम अंदर आ गए हुए हैं। शायद आपके मन में किसी बच्चे के जहन में ये सवाल होता कि सर ये सोडियम अब अंदर आ रहे हैं तो फिर ये इन सोडियम का क्या होगा। ये जो सोडियम अंदर आए थे इनको दोबारा से पकड़ के ये सोडियम पोटेशियम हम बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, पोटेशियम को पकड़ पकड़ के अंदर फेंकना शुरू कर देंगे। एक इन सोडियम को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। पोटेशियम यहाँ से बाहर चले गए थे ना, वोल्टेज गेटेड भी बाहर चले गए थे, लीकी पोटेशियम भी बाहर चले गए थे। ठीक है, अब सोडियम को बाहर फेंका जा रहा है और पोटेशियम को अंदर फेंका जा रहा है। ठीक है, दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन किया जा रहा है, फिर पोटेशियम बाहर जाके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद सोडियम भी जा रहे हैं, उसके बाद इंतज़ार हो रहा है। जब मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, अब इंतज़ार हो रहा है कि किसी किस्म की स्टिमुलेशन हो। जैसी स्टिमुलेशन होती है तो फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होने लगते हैं, सोडियम अंदर आने लगते हैं और वोल्टेज गेटेड चैनल्स को स्टिमुलेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इम्पल्स मूव कर जाती है। ठीक है, और फिर इसकी वजह से पोटेशियम बाहर चले जाता है, रिपोलराइजेशन हो रही होती है। अब अंदर सोडियम ज़्यादा हो गए हैं, पोटेशियम कम है, तो फिर दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप इन सोडियम को बाहर, पोटेशियम को अंदर करता रहता है। And this keeps on moving.